एवरीवन, नमस्कार। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 मार्च का करंट अफेयर, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। करंट अफेयर का पोर्शन हम जो है स्टैटिक जीके के साथ साथ कवर करते चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो है अमेरिका के लिए अभी हाल ही में पहली जो लाल चावल की खेप है वो भेज दी गई है भारत के द्वारा। देखिए, भारत ने अमेरिका को, किस देश को, क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका को चावल की एक खेप भेजी है। वह चावल किस रंग का था, या फिर वह चावल किस किस्म का, किस प्रजाति का चावल था। देखिए, अब इसके बारे में हम यहाँ से सभी जानेंगे। भारत ने अमेरिका को अभी एक चावल की खेप भेजी है, चावल खेप भेज दी है। इस चावल का जो रंग है वह लाल चावल है, लाल रंग का क्या है, चावल है। इस रंग का ये जो चावल है इसका रंग क्या है, लाल है। ये लाल रंग का चावल है, इसको लाल चावल के नाम से जाना गया। और इसकी जो खेती होती है वो होती है आपकी असम राज्य में। कहाँ पर खेती होती है इसकी, असम राज्य में इसकी खेती होती है लाल चावल की। बात करें कि इस लाल चावल में क्या होता है, आपकी आयरन की भरपूर मात्रा, आयरन की भरपूर मात्रा आपकी इस चावल में है। यानी कि सीधी सी बात है, आयरन की भरपूर मात्रा है तो यह रक्त क्षीणता या फिर एनीमिया जैसी जो आपकी बीमारियां हैं उनमें क्या होगा, उनमें हेल्पफुल साबित होगा। लाल चावल की खेती भारत में कहाँ पर है, असम में। और एक खासियत और है इस चावल की, वो ये है कि इसको जो है बिना खाद के तैयार किया जाता है, बिना रासायनिक खाद के इस चावल को तैयार किया जाता है। इस चावल की खेती बिना रासायनिक खाद के की जाती है। असम राज्य में बिना रासायनिक खाद के जो लाल चावल उगाया जाता है, और यह लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में कहाँ पर उगाया जाता है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में इस चावल को उगाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी आई आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी याद रखेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है। कल की वीडियो में भी मैंने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको बताया था। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश के दिहांग जनपद से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश से पहले तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसको जो है तिब्बत के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। और फिर यह असम में प्रवेश करती है, और असम में यह किसका निर्माण कर देती है, माजुली द्वीप का। किसका निर्माण करती है, माजुली द्वीप का यह निर्माण करती है असम राज्य में। ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है असम राज्य में। ठीक है, यहाँ तक आपका आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, बिना रासायनिक खाद, यानी सीधी सी बात है, यह है एक प्रकार से जैविक खेती की जाती है। क्या की जाती है, जैविक खेती। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जिसमें जो है जैविक खेती आपकी की जाती है। तो भारत का प्रथम राज्य जिसमें जैविक खेती की गई वह है आपका, पूर्णतः इसमें जैविक खेती की जाती है। ठीक है, तो वह है आपका सिक्किम। कौन सा राज्य है आपका, वह है आपका सिक्किम। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था भारत का यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य जिसमें जैविक खेती की गई, वह है आपका लक्षद्वीप। तो इसको याद रखेंगे, भारत का जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है, और भारत का पहला राज्य जिसमें जैविक खेती की गई वह है आपका सिक्किम है। ठीक है। और लाल जो चावल है आपका वह बिना रासायनिक खाद के उत्पादन जो है उसका किया जाता है। किस्म की बात करें, जो लाल चावल की जो किस्म है, लाल चावल की किस्म बाओधान,
बाओ धान किस्म का यह लाल चावल है। बाओ धान ये किस्म आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। बाओ धान लाल चावल की क्या थी, आपकी किस्म थी, और उगाया गया आपका असम राज्य में। असम राज्य से संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे। देखिए साथ साथ अपने जो है नोट्स बनाते चले, नोट करते चले इसको। असम राज्य के बारे में बात करें, असम राज्य के बारे में लगभग सभी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। असम राज्य की राजधानी की बात करें तो दिसपुर, और सीएम की बात करें सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राजधानी दिसपुर। और गवर्नर की बात करें, असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। हाई कोर्ट गुवाहाटी लगती है। हाई कोर्ट क्या है, असम की हाई कोर्ट है गुवाहाटी, और गुवाहाटी ही सबसे बड़ा शहर भी है असम का। चलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन राज्यों का हाई कोर्ट लगता है गुवाहाटी। तो ये कि इसमें परिक्षेत्र जो आता है आपका वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम इन राज्यों का परिक्षेत्र, इन राज्यों का भी हाई कोर्ट क्या लगता है आपका, गुवाहाटी ही लगता है, जो कि आपका असम राज्य में ही स्थित है। असम का सबसे बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। बात करते हैं नृत्य की। नृत्य असम का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य है इसका, क्लासिकल डांस जिसको कहा जाते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय नृत्य, यह शास्त्रीय नृत्य है। यदि लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य है बिहू। क्या है लोक नृत्य आपका, बिहू। देखिए असम के दोनों ही नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इसको शास्त्रीय नृत्य में जो शामिल किया गया था असम का, ठीक है, असम के जो क्लासिकल डांस को जो शामिल किया गया था वर्ष 2000 में इसको शामिल कर लिया गया था, और वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में है। लोक नृत्य की बात करें तो असम का लोक नृत्य बिहू है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेशनल पार्क, प्रसिद्ध नेशनल पार्क है यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा उसके लिए प्रसिद्ध है। असम में ही नामेरी नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, यह भी आपका असम में ही स्थित है। यदि हम बात करें असम राज्य में एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या मंदिर। असम में ही एक प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर, ठीक है, यह एक असम का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यदि बात करें असम राज्य में क्या है, भारत का मैक्सिमम तेल उत्पादक राज्य है ये। खनिज तेल यहाँ से मिलता है। भारत का यदि मैं बात करूँ मैक्सिमम खनिज तेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह हमें असम से ही प्राप्त होता है। क्लियर यहाँ तक उम्मीद है मुझे यहाँ तक क्लियर आपका हो गया होगा। तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने आपको बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है, और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे दिया है अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में एक रेडियो चैनल का उद्घाटन किया गया। एक रेडियो चैनल का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा अभी जम्मू कश्मीर में एक रेडियो चैनल का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है, शॉर्ट में लिखने का इसको प्रयास करते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में क्या चलाया, एक रेडियो चैनल का उद्घाटन किया। उस रेडियो चैनल का नाम है रेडियो चिनार 94, रेडियो चिनार 94, यानी कि 90.4। क्लियर, रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। इसकी जो टैगलाइन है हर दिल की धड़कन। इस चैनल की शुरुआत की है किसने, इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर में। ये इसको आप यहाँ पे वन लाइन में जो है इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अभी हाल ही में ईपीएफओ ने वर्ष 2020 के लिए ईपीएफओ ने वर्ष 2020 और 21 के लिए
वर्ष 2020 और 21 के लिए जो ब्याज दर रखी है, ब्याज दर जो रखी है वह आपकी 8.5% रखी है। कितनी रखी है? 8.5%। पिछले वर्ष भी यही थी, 19-20 में भी यही थी, और इसमें भी आपके 20-21 में भी आपकी यही रखी है। इसके लिए देखिए ये ईपीएफओ क्या होता है। ईपीएफओ की फुल फॉर्म की बात करें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यह इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में बात करूं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसका नाम है। इसकी बात करें तो यह एक सरकारी संगठन है, कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का क्या करता है? ये संचालन करता है। ठीक है, कर्मचारियों की जो भविष्य निधि होती है और उनकी जो पेंशन खाते होते हैं उनका संचालन का कार्य किसका होता है? ईपीएफओ का होता है। और अब की वर्ष जो ब्याज दर रखी गई है वो रखी गई है आपकी 8.5%। इसमें कोई बढ़ोतरी या कोई भी इसमें जो है इसको घटाया नहीं गया है और ना ही इसको बढ़ाया गया है, तो 8.5% बिल्कुल एज इट इसको रखा गया है। इसकी बात करें नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। देखिए यूएन की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें बताया गया है कि विश्व भर में प्रतिवर्ष, कि विश्व भर में पूरी दुनिया में विश्व भर में प्रतिवर्ष क्या होता है? लगभग 17.5% भोजन वेस्ट चला जाता है, वेस्ट कर देते हैं लोग, इसको जो है गिरा देते हैं बेकार में इसको गिरा देते हैं। ठीक है, यूएन की रिपोर्ट आई है और विश्व भर में 17% का ये डेटा दिया गया है कि 17% में जो खाद्य उत्पादन होता है आपका, उसको क्या कर दिया जाता है? बर्बाद कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ यूएन की ही एक संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसने बताया है कि भारत में लगभग जो है प्रति व्यक्ति 50 किलो, भारत में प्रति व्यक्ति 50 किलो जो खाना है वो वेस्ट कर दिया जाता है प्रतिवर्ष। एक व्यक्ति द्वारा 50 किलो भोजन जो है वो वेस्ट किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने जो है अपनी रिपोर्ट में बताया है। यूएनईपी की बात करें, यूएनईपी इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन, जब पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आपका इसका आयोजन किया जा रहा था, उसके तहत आपकी यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की जाती है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यूएनईपी की जो मुख्यालय है वह आपका केन्या में है। कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। नैरोबी जो कि आपका केन्या में स्थित है। इसके मुख्यालय की बात करें, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसका मुख्यालय आपका नैरोबी में है, केन्या में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक चुन लिए गए हैं। ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो वह नियुक्ति की गई है कुलदीप सिंह की। सीआरपीएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्ति की गई है कुलदीप सिंह की। किसकी नियुक्ति की गई? कुलदीप सिंह। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया है एपी माहेश्वरी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। उनके स्थान पर कुलदीप सिंह जो है अब आपके डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं सीआरपीएफ के। इनका कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो गया था। इनका कार्यकाल 28 फरवरी को क्या हो गया था? पूरा हो गया था। अब इनके स्थान पर आए हैं कुलदीप सिंह, सीआरपीएफ से संबंधित है। सीआरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स इसका नाम है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, भारत का
सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 27 जुलाई वर्ष 1939 में होती है। 27 जुलाई वर्ष 1939 में इसकी स्थापना की जाती है, परंतु यह एक शाही कह सकते हैं, शाही एक सैनिक बल था जिस समय इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई वर्ष 1939 को, जबकि सीआरपीएफ अधिनियम लागू कर दिया जाता है 28 दिसंबर 1949। 28 दिसंबर 1949 में एक अधिनियम लाया जाता है, सीआरपीएफ अधिनियम इसको बोला गया, सीआरपीएफ अधिनियम, जिसके तहत इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल या पुलिस बल कर दिया जाता है। तो 28 दिसंबर 1949 से इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है और सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है ये हमारा, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की जाती है। नेक्स्ट बात करें, अभी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह हैं, तो बीएसएफ के हैं राकेश अस्थाना। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना। बात करते हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ इसके हैं सुबोध कुमार जायसवाल। याद करेंगे दोबारा से, सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह, बीएसएफ राकेश अस्थाना, सीआईएसएफ सुबोध कुमार जायसवाल आपके डायरेक्टर जनरल हैं। आगे हम बात करते हैं, अभी कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन टीके को मंजूरी दे दी है। कनाडा देश ने जॉनसन एंड जॉनसन टीके को मंजूरी दे दी है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, याद रखेंगे, जॉनसन एंड जॉनसन यह वैक्सीन किस देश ने, कनाडा ने क्या की है, कनाडा ने इसकी जो है एक प्रकार से इस टीके को मंजूरी दे दी है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन कोविड-19 से संबंधित है, आपकी कोविड-19 के लिए जो है कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन टीके को मंजूरी दी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि मैं कोविड-19 से संबंधित भारत की बात करूं, भारत को मैं यहां से रिलेट कर रहा हूं, भारत में कोवावैक्सीन और कोविशील्ड, भारत में कोवावैक्सीन और आपका कोवावैक्सीन और कोविशील्ड, इनको मंजूरी मिल गई है। इनका टीकाकरण अभी हाल ही में चल रहा है। यदि मैं बात करूं कोविड-19 के टीकाकरण की, कोविड-19 का टीकाकरण कब से स्टार्ट हुआ था? कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब से शुरू हुआ था? तो कोविड-19 टीकाकरण अभियान आपका 16 जनवरी से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 16 जनवरी से शुरू होता है कोविड-19 टीकाकरण अभियान। और पहला टीका, फर्स्ट टीका किसको लगता है? मनीष कुमार को पहला टीका लगता है। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत होती है वो 16 जनवरी से होती है। और कोवावैक्सीन, कोविशील्ड, इन दो को जो है मंजूरी दी गई है भारत के अंदर। तीसरी जो वैक्सीन है कोवावैक्स जो आने वाली है, SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। और कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड आपकी सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है, ऑक्सफोर्ड और आपकी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। और अभी हाल ही में ही सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है घोषणा की है कि कोवावैक्स एक और वैक्सीन, उसको भी जो है, उसके ट्रायल को भी जो है मंजूरी दे दी गई है। कोविड-19 का पहला टीका 16 जनवरी को लगाया जाता है मनीष कुमार जी को, याद रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, अभी हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे इसको, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसकी एक राष्ट्रीय बैठक की गई है, एक विशेष बैठक, उच्च स्तरीय बैठक हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया एट द रेट, इसी से याद करेंगे 75। इसकी एक क्या हुई है आपकी उच्च स्तरीय बैठक, एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जम्मू में। कहाँ पर हुई है? जम्मू एंड कश्मीर में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है उपराज्यपाल,
उपराज्यपाल, जो जम्मू के आपके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसकी क्या की गई है, अध्यक्षता की गई है। देखिए इसको, इससे संबंधित याद रखेंगे आप कि 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के जो है 75 साल पूरे हो जाएंगे। उसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कर दी गई है। इसकी शुरुआत 12 मार्च से जो है जम्मू से की जाएगी 12 मार्च से, और 75 हफ्तों के लिए या कह सकते हैं सप्ताह के लिए, 75 सप्ताह के लिए यह महोत्सव चलने वाला है। यह महोत्सव चलने वाला है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत पीएम ने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। इसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय समिति का क्या किया है, राष्ट्रीय समिति का एक गठन किया है, जिसमें क्या होंगे आपके पास में, इस राष्ट्रीय समिति में 259 सदस्य होंगे। इसको याद रखेंगे। एक हाल ही में इस अमृत महोत्सव से संबंधित एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। उसमें कितने सदस्य होंगे आपके, 259 सदस्य होंगे, 259 सदस्य इसमें होंगे आपके, और सभी क्षेत्रों के गणमान्य और प्रतिष्ठित नागरिकों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये जो 259 सदस्य होंगे, इसमें सभी जो प्रतिष्ठित नागरिक होंगे आपके, जो क्षेत्र से संबंधित, अपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित होंगे, उनको इसमें सदस्यता दिलाई जाएगी। और अमृत महोत्सव से राष्ट्रीय समिति का एक लिंक, इसको याद रखेंगे आप, राष्ट्रीय समिति का गठन किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, पीएम मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया है, आपका गठन किया गया है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब बात जम्मू की आई, तो जम्मू से याद रखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य से 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को यह एक यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन जाता है। राजधानी श्रीनगर, राजधानी क्या है आपकी, श्रीनगर है। इससे संबंधित याद रखेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। एक राजतरंगिणी एक पुस्तक है, कलहण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का वर्णन मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका होने वाला है कि राजतरंगिणी में किसका वर्णन आपको देखने को मिलता है, तो जम्मू कश्मीर का वर्णन आपको देखने को मिलता है राजतरंगिणी में। जम्मू कश्मीर से संबंधित, जम्मू कश्मीर में 5 राजकीय भाषाएं हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाएं हैं, 5 राजकीय भाषाएं। पहले आपकी अंग्रेजी और उर्दू हुआ करती थी, परंतु अभी हाल ही में हिंदी, कश्मीरी और डोगरी, इन भाषाओं को भी शामिल कर लिया गया है। राजभाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो राजभाषा का संबंध अनुच्छेद 343 से। राजभाषा का संबंध किससे है, अनुच्छेद 343 से संबंध है। भाषा की यदि बात करूं, भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, तो भाषा को रखा गया है 8वीं अनुसूची में। किस में रखा गया है, भाषा को रखा गया है 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। आगे हम बात करें जम्मू कश्मीर से संबंधित, तो वूलर झील कहाँ पर स्थित है आपकी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की मीठे पानी की झील, भारत की सबसे मीठे पानी की क्या है, ये झील है वूलर झील, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर अन्य झील भी है, डल झील हो गई, नागिन झील हो गई। नागिन झील जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर में ही एक जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है, जवाहर सुरंग भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। आगे हम बात करें दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में ही है। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं, एक बार और देख लेते हैं। वूलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, और डल झील, नागिन झील यहीं पर स्थित है। दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी आपके जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019 को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में होता है, और राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का क्या मिलता है, उल्लेख आपको देखने को मिलता है। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, कलहण ने राजतरंगिणी की रचना की थी। 5 राजकीय भाषाएं हैं,
किसकी? जम्मू कश्मीर की 5 राजकीय भाषाएं हैं। पहले अंग्रेजी और उर्दू हुआ करती थी, परंतु हिंदी, डोगरी और कश्मीरी इन 3 भाषाओं को भी अभी हाल ही में ही शामिल कर दिया गया है। अगर राजभाषा की बात करें, राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 में, और अनुसूची में बात करें, अनुसूची 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 22 जो है आपकी भाषाएं सम्मिलित हैं। किसमें? अनुसूची 8 के तहत 22 भाषाएं अभी हाल ही में क्या है जो है शामिल हैं। क्लियर यहाँ तक? तो आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।